कल्पना कीजिए आप हिंदुस्तान के सबसे चहेते इंसान हैं। नेहरू जी आपको अपना छोटा भाई मानते हैं। लड़कियां आपके पोस्टर को चूमकर सोती हैं और हर फिल्म मेकर आपके एक हाँ के लिए अपनी पूरी जायदाद दांव पर लगाने को तैयार है। आप यूसुफ खान हैं, आप दिलीप कुमार हैं। लेकिन 1961 की वो धुंध भरी सुबह आपके पाल हिल वाले एक बंगले के बाहर चिड़ियों की चहचहाहट नहीं बल्कि भारी जूतों की हार सुनाई देती है। आप आईने के सामने खड़े अपना सफ़ेद कुर्ता पहन रहे हैं और तभी शीशे में आपको अपनी परछाई के पीछे एक वर्दीधारी पुलिस वाला दिखता है। उसके हाथ में कोई ऑटोग्राफ बुक नहीं है बल्कि आपके घर की तलाशी का वारंट है। उस पल आपके जहन में क्या गुजर रहा होगा? क्या वो महज एक पुलिस रेड थी या आपकी देशभक्ति पर लगा वो गहरा जख्म जिसकी कसक ताउम्र आपके साथ रही, जहां एक सुपरस्टार को अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ा था? दोस्तों, 1960 का वो दशक, भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव हवाओं में महसूस किया जा सकता था। सरहदें तो बढ़ चुकी थी लेकिन नफरत की वो लकीर अभी तक दिलों से नहीं मिटी थी। और ऐसे में एक नाम गूंजता है, जासूसी। कलकत्ता के एक होटल से एक संदिग्ध शख्स पकड़ा जाता है जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। उसके पास से एक पुरानी मटमैली डायरी मिलती है। पुलिस के हाथ कांप जाते हैं जब वो पन्ना पलटते हैं। वहाँ लिखा था यूसुफ खान। यहाँ से शुरू होता है वो मनोवैज्ञानिक खेल। क्या वाकई दिलीप साहब के तार किसी जासूसी कांड से जुड़े थे या फिर ये बॉलीवुड की उस अंदरूनी जलन का नतीजा था जहाँ किसी का इतना ऊंचा कद दूसरों की आंखों में चुभने लगा था? उस दौर के फिल्मी गलियारों में ये चर्चा दबी जुबान में होती थी कि दिलीप कुमार को गिराने के लिए ये किसी अपने के ही बिछाई हुई विसात थी। पुलिस की जीबें बंगले के चारों ओर किसी शिकारी की तरह तैनात थी। पुलिस ने दिलीप साहब को उनके ही घर में कैदी की तरह बिठा दिया। अलमारियां खाली की गईं, तकिया फाड़े गए। अफवाह तो यहाँ तक थी कि पुलिस फर्श के नीचे उस सीक्रेट वायरलेस ट्रांसमीटर को ढूंढ रही थी जिसके जरिए पाकिस्तान से बात करने का शक था। उनकी निजी डायरियों के एक एक शब्द को ऐसे पढ़ा गया जैसे उसमें कोई गुप्त कोड छुपा हो। सोचिए, वो इंसान जिसने मुगल आजम में शहजादा सलीम बनकर मोहब्बत का परचम लहराया था, आज वो अपने ही बेडरूम में अपमान की कड़वाहट पी रहा था। पुलिस की नजरें उनके हर हाव भाव को तोड़ रही थी। क्या वो घबरा रहे थे? क्या उनकी आंखों में डर था? नहीं। दिलीप साहब की खामोशी उस दिन किसी भी डायलॉग से ज्यादा भारी थी। वो बस चुपचाप अपनी देशभक्ति का चीर हरण होते देख रहे थे। घंटों की तलाशी के बाद हाथ लगा तो क्या, महज कुछ किताबें और कागजात। लेकिन जो खो गया था वो था एक कलाकार का अपनी मिट्टी पर अटूट भरोसा। जांच के बाद पुलिस को माफी मांगनी पड़ी। वो डायरी महज एक इत्तेफाक साबित हुई, लेकिन यूसुफ खान अंदर से टूट चुके थे। जब नेहरू जी को इस बदसलूकी का पता चला तो उन्होंने अपनी नाराजगी सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। नेहरू जी ने हस्तक्षेप किया। इंडस्ट्री के कुछ दोस्त सामने आए, लेकिन वो जो जासूस होने का टैग उन पर चस्पा करने की कोशिश की गई थी उसका दाग उनकी रूह पर ताउम्र रह गया। उन्होंने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा कि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि एक सुपरस्टार होना आपको हर दर्द से नहीं बचा सकता। क्या ये रेड वाकई एक इत्तेफाक थी या फिर सत्ता के गलियारों में बैठे किसी बड़े खिलाड़ी ने दिलीप कुमार की लोकप्रियता से डरकर ये चाल चली थी? लेकिन वक्त बड़ा बलवान है। जिस इंसान पर कभी जासूसी का शक किया गया उसी ने 1999 के कारगिल युद्ध में देश का सबसे बड़ा शांति दूत बनकर दिखाया। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को फोन किया तो उन्होंने रिसीवर दिलीप साहब को थमा दिया। उनकी कांपती लेकिन दमदार आवाज ने सरहद पार बैठे नवाज शरीफ को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए वो आवाज उठाई जिसने सालों पुराने शक के हर दाग को धो दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई अपनी कला से इतना बड़ा हो जाता है कि सत्ता भी उससे घबराने लगे तो अक्सर ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिलीप कुमार के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर एक सोची समझी साजिश? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको बॉलीवुड का ये काला पन्ना और हमारा ये नया स्टाइल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए देखते रहिए सिनेमा 70 में। मिलते हैं अगले किस्से में।